हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के व्याख्यान की श्रृंखला में हमने हीगल पर अपना चर्चा प्रारंभ कर रखी है। आज की क्लास में हम दास प्रथा पर हीगल के क्या विचार थे उस पर अपने व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर निधि यादव, एसवीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आप लोगों के लिए एक नया व्याख्यान का एक नया चरण लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। हीगल के बारे में हमने काफ़ी टॉपिक्स पे चर्चा अपनी कर चुके हैं और उसके अंतर्गत आज एक नए विषय कि दास प्रथा पर हीगल किस प्रकार के विचार रखते थे उसको हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात कि हीगल ने अपने सामाजिक चिंतन में दास प्रथा को के बारे में भी जिक्र किया है, जबकि इस विषय पर उसके विचार प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक हैं अरस्तु, उनके विचारों से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि अरस्तु के चिंतन में, यूनानी चिंतन में हमको दासता पर विचार उनके जो विशिष्ट प्रकार के हैं या जो बहुत बिल्कुल उस समय की स्थितियों के कारण बिल्कुल अलग से थे, बड़े अनूठे विचार हमने अरस्तु के देखे थे। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हीगल ने भी दास प्रथा पर अपने विचार प्रकट किए हैं। जब हम प्राचीन यूनानी विचार अरस्तु के द्वारा देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी समाज में मास्टर और स्लेव यानी कि स्वामी और दास दो वर्गों में उनका समाज बटा हुआ था। और अरस्तु का यह मानना था कि सद्गुण यानी कि वर्च्यू अर्जित करने की क्षमता केवल स्वामी में ही पाई जाती है और दासों में ये नहीं पाई जाती है। यानी कि उनका ये मानना था कि जो विवेक प्रधान व्यक्ति है वह समाज में मास्टर है और जिनमें विवेक नहीं है वो दास हैं। और ज्ञान प्राप्त करना और उसको बढ़ाने की जो क्षमता है वो केवल मालिकों में, स्वामी में ही है, दासों में ये नहीं है। लेकिन अगर जो दास है अगर उसको अपने सद्गुण को बढ़ाना है या सद्गुण को प्राप्त करना है तो उसे स्वामी की सेवा करनी होगी और स्वामी की सेवा करते करते वह सद्गुण का लाभ उठा सकता है। अब जब हम हीगल की बात करते हैं तो हीगल के समय में दास प्रथा उस रूप में नहीं है जिस रूप में यूनानी समाज में थी। तो यहाँ ऑब्वियस है कि हीगल के विचार दास प्रथा पर अलग प्रकार के होंगे। हीगल ने अपने समय में जो भी गरीब, काम वाले या वर्किंग क्लास की जो भी दुर्दशा देखी और उनके प्रति अपने सामाजिक सरोकार के को दर्शाते हुए उन्होंने उनको दास वर्ग की संज्ञा दे दी है और उनको इस के मुक्ति का जो विचार प्रसारों कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके विचार दासता विचार इस रूप में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि हीगल के समाज में या हीगल के समय में दास प्रथा अपने मूल रूप में विद्यमान नहीं है। यहाँ स्वामी और दास के चरित्र में अंतर करते हुए हीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दास अपनी स्थिति से स्वयं भी सद्गुण अर्जित कर सकता है, जबकि स्वामी सद्गुण से शून्य हो जाता है। यहाँ हीगल तर्क देते हुए कह रहे हैं कि दास अपने जीवन में श्रम को लाकर 3 गुण अर्जित करता है। यदि अपने जीवन में श्रम करता है तो सबसे पहली बात तो उसको नॉलेज मिलती है, यानी कि ज्ञान उसको मिलता है। दूसरा, उसका प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है क्योंकि वो कार्य की प्रकृति को समझने लगता है। और तीसरी बात, श्रम के कारण उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है, यानी कि आत्मसंयम का भी उसके अंदर विकास होता है। जबकि स्वामी जो है, मालिक है, वो श्रम से दूर रहता है तो वो इन तीनों गुणों से वंचित रह जाता है। यहाँ हीगल ये भी कह रहे हैं कि जो दास हैं उनमें एक बहुत बड़ी कमी पाई जाती है कि वो अपने भय के कारण दास बने रहते हैं और यदि वो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वो अपनी दासता से भी मुक्त हो जाएंगे। और हीगल का ऐसा मानना था कि जैसे जैसे समय बीतेगा स्वामियों का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा और ये दास ही एक नए समानता मूलक समुदाय का सृजन करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हीगल के इस विचार से जब हम देख रहे हैं
कि वो अरस्तु और यूनानी चिंतन को मानती भी थे, लेकिन उनके विचार अरस्तु के विचारों से भिन्न प्रकार से हैं, और भिन्न प्रकार से इसलिए कि स्थितियाँ भी भिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हीगल के इस समय कैपिटलिज्म का उदय हो रहा है, यानी कि पूंजीवाद का हो रहा है, जहाँ एक सोसाइटी का वर्ग धनवान है, दूसरा निर्धन है। इन दोनों के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा है, और हीगल अपनी इस पूंजीवादी व्यवस्था का जब आकलन कर रहे हैं, तो वो धनवान और निर्धन दोनों के बीच के संबंधों को स्वामी और दास के रूप में देख रहे हैं, कि निर्धन श्रमिक वर्ग है, वह उसको अपने मन से डर को भगाना होगा, यानी कि मालिकत्व को नकारना होगा कि मैं भी मालिक बन सकता हूँ, और एक तथाकथित जो दासता है इससे मुक्त होकर के मैं एक नए समाज का भी निर्माण हो सकता है। और कालांतर में आगे हम देखते हैं कि हीगल के इन्हीं विचारों में कार्ल मार्क्स, जो 1818 से 1883 के कालखंड में आते हैं, कार्ल मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार हैं, जहाँ वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ वो क्लास कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, सरवारा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, इनका शुरुआती संकेत हमको हीगल के इन दास्ता संबंधी विचारों में मिल रहे हैं। तो ये हीगल के विचारों में या उनके दार्शनिक चिंतन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि अपने समय से बहुत पहले उन्होंने समय की धारा को पहचान लिया था, या हम कहें कि उन्होंने दास्ता संबंधी जो अरस्तु के विचार थे उनको नए तरीके से परिभाषित करके दुनिया के सामने रखा, और जो पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हो रही है या पूंजीवादी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है, उसके परिप्रेक्ष्य में वह मालिक और दास के संबंधों को परिभाषित कर रहे हैं, या सोसाइटी में उस समय जिस प्रकार के दो वर्ग हैं, जो धनिक है जो बहुत ज़्यादा धनिक होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और ज़्यादा निर्धन होते जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए वो कह रहे हैं दासों को आगे आना होगा और अपने मन से इस फियर को निकालना होगा, और तभी वो दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर सकेगी। तो हम ये देखते हैं कि उनके जो दासता संबंधी विचार हैं वो आने वाले समय में, जो उनके बाद का समय आता है जब कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचार पूरी दुनिया को मिलते हैं, तो इसकी एक झलक हमको शुरुआत में हीगल के विचारों में दिखाई देती है। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि हीगल ने राज्य को परिवार और नागरिक समाज में जो भी एक संश्लेषण की पद्धति है, जब वो वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति कर रहा है, वो एक नया विचार प्रस्तुत कर रहा है, जहाँ वे ऐसे नागरिक समाज का विचार पूरी दुनिया को दे रहा है, जहाँ पे स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों का साकार होंगे और विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास होगा। तो हम देखते हैं कि हीगल ने जब राज्य के बारे में अपने जब विचार प्रकट कर रहा है, तो वह स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व इन तीनों सिद्धांतों को अपने अध्ययन के सारतत्व के रूप में मिलाने का एक भव्य प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हीगल ने की संकल्पना जो है उसमें एक्सक्यूज मी जो उनके जो राज्य संबंधी विचार हैं, यहाँ पे भी वे संपूर्ण मनुष्य को राज्य का एक दास के रूप में बता रहे हैं और राज्य को एक उच्चतर स्थान प्रदान करते हैं। लेकिन यह भी हम अच्छे से जानते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य को चाहे कितने ही विवेकपूर्ण मान लिया जाए, व्यवहारिक रूप में जो भी उसके आदेश होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उसका अक्षरश पालन करेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि में राज्य के सभी आदेशों और कानूनों को पालन मान के, जिस प्रकार की हीगल एक
आशा प्रकट कर रहे हैं कि सभी जो भी नागरिक होंगे वो राज्य की आज्ञाओं को उस रूप में ही स्वीकार करेंगे। यहाँ पे हिगल के विचार थोड़े से हमको अलग से दिखाई देते हैं, या हिगल के इन विचारों की समीक्षा भी की जाती है कि वो राज्य की वेदी पर नागरिकों का बलिदान कर देता है और राज्य को एक वृहत्तर रूप प्रदान कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, हमने हिगल पे आप अभी तक जो भी विचार देखे हैं, उनके विश्वात्मा की जब संकल्पना की हमने चर्चा करी है, या वो जब वो राज्य के विराट स्वरूप की चर्चा करते हैं, जब वो नागरिक समाज की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ वो दास्ता संबंधी अपने विचारों को बता रहे हैं, तो हिगल का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपूर्ण योगदान है। और उनके समय की स्थितियाँ जिस प्रकार की थी, उनके उपचार के रूप में ही हिगल ने अपने विचारों को प्रकट किया है। आने वाली क्लास में हम इस एक नए टॉपिक पर एक नए विचारक को बारे में अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।